हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट कंसेप्ट। इलेक्ट्रिसिटी के क्लास 12 का चैप्टर 1 पर हम लोग कुछ टॉपिक पर अभी तक डिस्कस कर चुके हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज, कूलम्ब्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, डाइपोल और कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड। मेरे ख्याल से अगर आप मेरा वीडियो को देखे होंगे अभी तक तो बहुत सारा चीज़ आपको कंसेप्ट क्लियर भी हुआ होगा। ठीक है, तो आइए थोड़ा बहुत हल्का फुल्का डिस्कस इस पर करते हुए आगे बढ़ते हैं। कूलम्ब्स लॉ क्या बोलता था? कूलम्ब्स लॉ का कहना था ये कि कोई टेस्ट चार्ज को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में लाते हैं तो फिर क्या है कि उस पर एक अट्रैक्शंस का या रिपल्शंस का एक हमको फोर्स लगता था, जो कि 1/4πε0, ठीक है, इनटू टेस्ट चार्ज Q0 के बराबर होता था बाई r²। ठीक है, तो इसी से इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफाइन किया गया कूलम्ब्स लॉ से कि एक टेस्ट चार्ज को रूप में हम ला रहे हैं। ठीक है, तो उस पे जो फोर्स लगेगा वो इसके बराबर फोर्स जो है, इसके साथ जो प्रोडक्ट हमको मिलेगा उसके बराबर हमको फोर्स मिलता है। इसका मतलब कि ये जो है एक ऐसा इमेजिनरी फील्ड के रूप में है जो कि वहाँ पर टेस्ट चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करता था। ठीक है, तो जस्ट इसको फिर से समझने की कोशिश कीजिए कि अगर जैसे कि सपोज कीजिए हम फ़ैन चला रहे हैं, टेबल फैन है, चल रहा है, ठीक है, तो उससे जो अगर कोई मच्छर सा कोई चीज़ अगर सामने में आता है तो एक तरह से दूर भाग जा रहा है। ठीक है, तो एक टेस्ट चार्ज को एक मच्छर के रूप में समझिए, और यहाँ से जो हमारा एयर निकल रहा है वो एक तरह से समझिए कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में निकल रहा है। ठीक है, जस्ट इसका अपोजिट अगर वैक्यूम में अगर हम बात करें तो अगर टेस्ट चार्ज या मच्छर को अगर वैक्यूम में रखिएगा तो वो अंदर चला जाएगा। तो डिपेंड कर रहा है कि फील्ड का डायरेक्शंस किधर है। फील्ड का डायरेक्शंस जिधर होगा उधर मच्छर आएगा तो दूर भागेगा, और फील्ड का डायरेक्शंस अगर टर्मिनेट होता हुआ लगेगा तो ये हो जाएगा, उसके तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो फील्ड से भी रिलेटेड हम लोग डिस्कस कर लिए हैं, और फील्ड लाइन से रिलेटेड हम लोग इसलिए करते हैं कि पहले हम उसको क्या किए कि डिसकंटिन्यू टाइप का जो हमारा फील्ड का जो लाइन के रूप में है वो बिल्कुल उसका साइज से रिलेटेड हम लोग देखते चले गए। तो दरअसल क्या था कि यहाँ भी डेंसिटी से रिलेटेड है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइन जितना ज़्यादा होगा वहाँ पर हमको इलेक्ट्रिकल फील्ड हमको ज़्यादा मिलता था। फ्लक्स जो है वो आपका था कि एक पर्टिकुलर एरिया से कितना हमारा नंबर ऑफ लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है, उससे रिलेटेड। डाइपोल से रिलेटेड था कि ये पेयर ऑफ अपोजिट चार्ज था जो कि एक सर्टेन डिस्टेंस पर जो है वो सेपरेटेड हुआ करता था, Q1 एंड Q2 प्लस Q और माइनस Q, और एक डिस्टेंस से था, और जो है एक डाइपोल हमको मोमेंट शो करता था। ठीक है, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन जो है वो हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ रहता था। तो इस पर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, आप मेरे वीडियो को देख लीजिएगा। और कंटिन्यूअस चार्ज डेंसिटी से रिलेटेड, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड हम लोग जो पढ़े तो उसमें था कि मैक्रोस्कोपिक लेवल पर हमको चार्ज को कंसीडर करना था। ठीक है, प्रैक्टिकल, क्योंकि हम लोग डिस्क्रीट से रिलेटेड इस सारा जितना भी कूलम्ब्स लॉ और इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह से रिलेटेड जितना हम लोग बात किए तो बिल्कुल चार्ज जो है हमको सेपरेटेड डिस्क्रीट फॉर्म में लेके चले थे, मगर प्रैक्टिकली जो है हमको जो है कंटिन्यूटी के रूप में हमको लेना था। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट के रूप में पढ़े थे, और
जैसे कि एक वायर पर हमारा जो है चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसको हम लोग मान के लिए थे कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से एक छोटा सा एलिमेंट को अगर हम ले रहे हैं तो यहाँ पर आया था कंसेप्ट चार्ज डेंसिटी का, ठीक है। तो जो कि लीनियर के लिए हमको लैम्डा इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा एल लिए थे। उसी तरह सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए हम लोग डेल्टा क्यू बाई डेल्टा एस लिए थे, और आपका वॉल्यूम के लिए जो है डेल्टा क्यू बाई डेल्टा वी लिखे थे। तो ये सारा से रिलेटेड हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, जस्ट आपको रिव्यू से रिलेटेड हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि आप मेरे वीडियो को देख लीजिएगा तो सारा चीज़ आप समझ लीजिएगा। आगे का बहुत सारा कहानी हम लोग को समझना है, गॉस लॉ वगैरह से रिलेटेड हम लोग को डिस्कस करना है। तो इससे रिलेटेड जो है एक और चीज़ को यहाँ डिस्कस करना हम लोग के लिए ज़रूरी है, और वो है आपका सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल क्या होता है, तो आइए इसको हम लोग समझ लेते हैं। अब एंगल से रिलेटेड, सॉलिड एंगल से रिलेटेड आप जान रहे हैं कि कोई भी पॉइंट जो है वो किसी दूसरे पॉइंट पर कोई एंगल का फॉर्मेशन नहीं कर सकता है, ठीक है। तो एंगल का फॉर्मेशन करने के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, तो आप देखिएगा कि जैसे कि प्लेन एंगल बनाने के लिए एक लाइन की ज़रूरत है, ठीक है, एक लाइन की ज़रूरत है। तो लाइन सेगमेंट जो है, लाइन सेगमेंट का दो ठो एंड पॉइंट हो गया, और दो ठो एंड पॉइंट जो है ना वो उस पॉइंट से जाकर मिलेगा, तो एक एंगल का हमारा फॉर्मेशन हमको किया था। तो ये देखिए कि ये जैसे प्लेन एंगल में क्या है कि इसको अगर हम लोग देख रहे हैं तो सी बी है और ई डी है, तो एक तरह से जैसे जैसे दूर जा रहा है तो ये क्या हो रहा है कि हमारा एंगल तो सेम ही रह जा रहा है, ठीक है, साइज हमारा सेगमेंट का जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। मतलब कि दोनों का अगर हम रेशियो लेंगे तो रेशियो हमेशा हमको सेम मिलेगा, ठीक है। उसी तरह ये भी हम लोग जान रहे हैं कि अगर हम लोग इस सेगमेंट को सी बी और ई डी को बराबर रख रहे हैं तो क्या है कि हमारा एंगल ही चेंज हो जा रहा है, ठीक है। तो एंगल का फॉर्मेशन जो है वो प्लेन के लिए कर्व और लाइन दोनों बना लेता है, कर्व भी बना लेगा, ठीक है। तो कर्व या लाइन के रूप में हम लोग एल बाई आर के रूप में ले लेते थे। उसी तरह देखिए कि सॉलिड एंगल से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें तो सॉलिड एंगल भी में क्या हो रहा है कि जैसे कि लाइन हमारा प्लेन एंगल बना रहा था, उसी तरह सॉलिड जो है हमारा वो आपका सॉलिड एंगल के लिए जो है हमको सरफेस की ज़रूरत है, ठीक है। तो एक सरफेस जो है वो चाहे प्लेन सरफेस हो या कर्व सरफेस हो, वो क्या कर रहा था कि हमको एंगल का जो फॉर्मेशन करेगा, ठीक है, उसको हम लोग इस नोटेशन से एंगल का दिखाते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में ओम का जो साइन के रूप में, उसी तरह का साइन के रूप में सॉलिड एंगल के लिए हम लोग दिखला रहे हैं, ठीक है। तो प्लेन एंगल में आप देख रहे हैं कि डेल्टा एल बाई आर के रूप में हम लोग ले रहे हैं। अगर वो टिल्टेड है तो एरिया तो उसका लाइन वेक्टर के रूप में जो ले रहे हैं परपेंडिकुलर, ठीक है। तो वो जो है अगर हमको एंगल अल्फा पर अगर टिल्ट हो रहा है तो उसका इस डायरेक्शन में लेने के लिए हमको उसका वो कंपोनेंट के रूप में ले लेते हैं, ठीक है। तो डेल्टा है, तो उसी से जो है सिमिलरिटी के रूप में हम लोग सॉलिड एंगल का भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या था कि डेल्टा एल बाई आर था, तो यहाँ पर डेल्टा एस बाई आर स्क्वायर हो जा रहा है, ठीक है। ये डिफरेंस है। और उसी तरह अगर टिल्टेड अगर है तो उसका जो है कॉस अल्फ़ा ले रहे हैं, तो इससे रिलेटेड हमारा सॉलिड एंगल का एक फार्मूला के रूप में हमको मिल जाता है, ठीक है। तो ये देखिए कि आपका डेल्टा एस का जो यूनिट आएगा और आर स्क्वायर का जो यूनिट आएगा, दोनों कट के डायमेंशन लेस हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि सॉलिड एंगल का जो है डायमेंशन जो है
या किसी का भी डायमेंशन जो है वो डायमेंशन लेस होगा, ठीक है, कोई डायमेंशन एंगल का नहीं होता है, ठीक है। अब कंप्लीट एंगल से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें अगर प्लेन में, तो प्लेन में क्या है कि वो एल को अगर हम एक सर्किल में कन्वर्ट कर दे तो 2πr/r करेंगे तो कंप्लीट एंगल सेंटर पर हमको 2π के रूप में मिलता है। सारा चीज़ हम लोग जान रहे हैं, ऐसा नहीं है, जस्ट इसको हम आपको आगे का चीज़ को पढ़ना है, इसलिए थोड़ा सा जस्ट इसको हम लेके चल रहे हैं कि इसको एक बार रिव्यू कर लिया जाए। सिमिलरली कंप्लीट एंगल अगर एक स्फीयर के द्वारा अगर बनाना हो तो आप देखिएगा कि सरफेस जो है वो 4πr² हो जाता है और r² नीचे में है तो कट गया तो 4π। तो सर्किल में हमारा सेंटर पर 2π बनाता और स्फीयर में जो है 4π का एंगल का फॉर्मेशन हमारा होगा। अगर एक क्लोज कर्व को अगर हम देखें और वो कोई एक्सटर्नल पॉइंट पर उससे एंगल का फॉर्मेशन हम देखेंगे, ठीक है, एंगल का फॉर्मेशन देखेंगे तो हमको 0 मिलता है, क्योंकि आप देखिए कि जैसे जैसे हमारा जो आर्क है वो बड़ा होते चल जा रहा है, माने उस बढ़ते चला जा रहा है, ठीक है, छोटा से लेकर उसी में बढ़ते चला जा रहा है और बढ़ते बढ़ते कंप्लीट अगर कर लेगा तो एक तरह से एंगल जो है छोटा होते चलते जाएगा और बिल्कुल 0 हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि क्लोज कर्व सबटेंड 0 एंगल एट एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है। उसी तरह हम स्फीयर के केस में भी ले सकते हैं कि क्लोज सरफेस सबटेंडेड 0 सॉलिड एंगल एट एक्सटर्नल पॉइंट। ये सारा कंसेप्ट का चीज़ जो है माइंड में रखिए, आगे का पोर्शन को हम लोग जब डिस्कस करेंगे तो उससे रिलेटेड आपको बेनिफिट हो जाएगा। और आपका सॉलिड एंगल का जो यूनिट होता है वो स्टेरेडियन होता है, ठीक है फ्रेंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।